हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और इस क्लास का नाम है श्वसन। तो आज हम श्वसन पर चर्चा करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट हमने आपको इसलिए ये क्लास कहा है, ये चैप्टर हमने आपको इसलिए कहा है कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि आप दिन भर में बच्चों, दिन भर में हम 23,000 से ज्यादा बार सांस लेते हैं। जब हमारे शरीर के अंदर फेफड़े में वायु प्रवेश करती है तो उस समय हमारे शरीर के अंदर किन किन तरह की क्रियाएं होती रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर उसमें से कोई क्रिया होना बंद हो जाए तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? क्या हमारा श्वसन अगर बंद हो जाए तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? बिल्कुल जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो आइए आज की इन क्लास में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हम चर्चा करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है श्वसन। यानी हम श्वसन पर आज डिस्कशन करने वाले हैं। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, चलिए सारे के सारे बच्चे समय से क्लास में आ जाइए और क्लास को हम अपनी स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं श्वसन की, जिसको इंग्लिश में रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, श्वसन की। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर श्वसन चैप्टर स्टार्ट होगा तो पहले हमें यह समझना चाहिए कि श्वसन कहते किसको है, श्वसन होता क्या है। देखिए, श्वसन उसे कहते हैं कि बाहरी वातावरण से, हमारे जो बाहर में वायुमंडल है उस वायुमंडल से शरीर के अंदर जो वायु का प्रवेश होता है और प्रवेश होने के बाद उस वायु से हमारे शरीर में जो ऊर्जा का निर्माण होता है, उसी प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। और बच्चों, ऊर्जा का निर्माण होता है जिसके कारण हमारा शरीर गर्म होता है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है वह बैलेंस्ड यानी कि संतुलित रहता है। आप किसी मरे हुए इंसान को देखें, जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तो आप उसका बॉडी, उसका बाह छूकर देखिए, एकदम ठंडा लगेगा, ठीक है। यानी उसके शरीर के अंदर में वो सांस लेना बंद कर दिया है, उसकी श्वसन की क्रियाएं बंद हो चुकी है, ठीक है। तो उसके शरीर के अंदर में वायु का प्रवेश होना क्या हो चुका है बच्चों? तो बंद हो चुका है। और जब वायु का प्रवेश बंद हो जाएगा तो उसके शरीर में ऊर्जा का निर्माण भी बंद हो जाएगा। और जब ऊर्जा का निर्माण बंद हो गया तो शरीर गर्म कैसे रहेगी, उसका टेम्परेचर कैसे बैलेंस्ड रहेगा? तो उसका टेम्परेचर बैलेंस्ड नहीं रहता है तो वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का शरीर क्या हो जाता है बच्चों? शिथिल पड़ जाता है, यानी कि ठंडा पड़ जाता है। क्लियर है? तो आपसे कोई पूछे मेरे प्यारे बच्चों कि श्वसन कहते किसको है, तो आप कहिएगा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। प्यारा सा छोटा सा आंसर, ठीक है, अगर पूछा तो। लेकिन बात होती है कि सर एग्जाम में पूछता है तो थोड़ा अच्छा से अगर इस चीज को हम सजा करके लिखे तो कितना बढ़िया रहेगा। तो चलिए इसको हम सजा करके लिखने का प्रयास करेंगे। तो जानिए क्या लिखिएगा आप सजा करके। तो कह रहा है श्वसन वह प्रक्रिया जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर, यानी वायु को ग्रहण कर, वायु के साथ ऑक्सीजन भी जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर, ठीक है, ऊर्जा निर्माण में उनका उपयोग किया जाता है। और ऊर्जा निर्माण के फलस्वरूप हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं ना काढ़े होने के बाद, उस गैस का निष्कासन ही क्या कहलाता है? तो श्वसन कहलाता है। ये संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? तो श्वसन कहते हैं। यानी श्वसन की जब क्रियाएं होती है ना, तो श्वसन की क्रिया में हमारे नाक से, ये मानकर चलिए हमारा नाक है, तो हमारे इस नाक से क्या होगा? ऑक्सीजन अंदर की ओर प्रवेश करेगा और बाहर क्या निकला? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला। जब ये शरीर के अंदर गया तो शरीर के अंदर में, हाँ, शरीर के अंदर में यह जाकर करता क्या है? किस चीज का निर्माण करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यह निर्माण करता है ऊर्जा का, यानी यह ऊर्जा निर्माण में सहायता करता है। क्या ऊर्जा निर्माण से हमारे बॉडी की टेम्परेचर बैलेंस्ड रहती है? बताइए, अभी हमने आपको कहा। तो हाँ, ऊर्जा जब निर्माण होगा तो शरीर में ताप नियंत्रण होता है। ताप क्या होता है? नियंत्रण। यानी आपसे अगर ये भी पूछे कि क्या ताप नियंत्रण में श्वसन का कोई रोल है, कोई भूमिका है, तो कहेगा जी बिल्कुल, यही तो ताप को नियंत्रित करके रखता है। अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और मृत्यु हुए व्यक्ति के शरीर को अगर देखा जाए तो मृत्यु वाले व्यक्ति का शरीर कैसा होता है? ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसके शरीर में ऊर्जा का निर्माण मेरे बच्चे नहीं होता है। कोई दिक्कत यहां तक? आप कहेगा बिल्कुल सर दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए, यह श्वसन जो होती है ना, दो रूपों में होती है। यानी इस श्वसन को दो भागों में बांटा गया है। एक वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है, उसे हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। लेकिन एक वो श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। यानी एक जो श्वसन है ना बच्चों, एक जो श्वसन है उस श्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसका विखंडन होता है? ग्लूकोज का विखंडन और पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। उसे हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। और जिसमें नहीं होता है, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, वायवीय। एक है हमारा वायवीय
और एक है हमारा अवायवीय। क्लियर है? वायवीय में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसमें ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब सर ग्लूकोज की बात आ गई, आपके मन में क्वेश्चन होगा कि आखिर ये ग्लूकोज कहां से आया। तो मेरे प्यारे भाई, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं ना, तो हमारे शरीर में क्या बनता है, तो भोजन के रूप में क्या बनता है, तो उसमें फैट रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, ग्लूकोज रहते हैं। तो वो जो शरीर के अंदर मौजूद ग्लूकोज है ना, उसी का ये विखंडन करने का कार्य करता है। ऑक्सीजन मिला, और जब ऑक्सीजन मिलता है शरीर के अंदर अन्य पदार्थों के साथ, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है शरीर के अंदर। कौन सी अभिक्रिया होती है बच्चों? तो आप कहिएगा सर जी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। हम अगर बात करें अवायवीय श्वसन की, अगर हम बात करें किसकी, तो मेरे प्यारे भाई अगर हम बात करें अवायवीय श्वसन की, तो यहां भी ऑक्सीजन, यहां भी ग्लूकोज का विखंडन होगा, यहां भी क्या होगा, ग्लूकोज का विखंडन विखंडन होगा। लेकिन यहां पर ग्लूकोज का तो विखंडन होता है, लेकिन यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, यानी ऑक्सीजन यहां पर उपस्थित नहीं होगा। ऑक्सीजन की किसमें होगा, उपस्थिति में होगा। कोई दिक्कत यहां तक तो बताइए, जल्दी बोलिएगा बच्चों, जल्दी आप देख करके बताइए, कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए अगला पॉइंट जो हमारा आता है बच्चों, क्लियर है ना? अब जो हमारा अगला पॉइंट आता है बच्चों कि सर ये श्वसन की क्रिया जो होती है क्या होती है इसमें, तो हमने आपको अभी समझाया श्वसन की क्रिया में बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त किया जाता है। बच्चों एक काम हो रहा है अंदर ग्रहण करना, जैसे हमने श्वास को क्या किया, अंदर की ओर ग्रहण किया। दूसरा हमने सांस को क्या किया, मुक्त किया, ग्रहण मुक्त करना। तो इसे कहते क्या है, देखिए ये जो प्रक्रिया है ना, जिसमें सांस को ग्रहण करते हैं, मुक्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, मुक्त करते हैं, इस प्रक्रिया को बच्चों कहा जाता है स्वाक्षोश्वास। इसी प्रक्रिया, इसी श्वसन के इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसे ही कहा जाता है स्वाक्षोश्वास कहते हैं। कोई दिक्कत? मतलब ये क्रियाएं दो चरणों में होती है। पहला चरण क्या होता है, यह हमारा अगर नाक है तो पहला चरण है ऑक्सीजन को ग्रहण करना, दूसरा चरण है CO2 को मुक्त करना। तो मेरे प्यारे भाई ये जो ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं ना, इसे हम कहते हैं निःश्वसन, इसे हम कहते हैं निःश्वसन। ये जो दूसरा चरण है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, इसे हम कहते हैं निःश्वसन, इसे हम कहते हैं निःश्वसन। तो निःश्वसन किसे कहेंगे और निःश्वसन किसे कहेंगे, तो देखिए निःश्वसन, 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 यानी सांस लीजिए तो निःश्वसन, सांस छोड़िए तो निःश्वसन। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। निःश्वसन निःश्वसन क्लियर है। और ये सांस लिए, सांस छोड़े, ये प्रक्रिया है स्वाक्षोश्वास। इस दोनों प्रक्रिया के दोनों चरणों के निःश्वसन और निःश्वसन के सम्मिलित रूप को ही क्या कहा जाता है मेरे प्यारे भाई? तो आप कहेगा सर जी उसको कहा जाता है स्वाक्षोश्वास, उसे ही क्या कहते हैं हम, तो उसे कहते हैं स्वाक्षोश्वास। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर यह श्वसन की प्रक्रिया किन किन जीवों में होती है। अगर सजीवों में होती है तो कैसे होती है। हाँ बच्चों एक और बात, निःश्वसन ये जो है क्रिया, सांस लेने की जो क्रिया है और सांस छोड़ने की क्रिया को जो हम स्वाक्षोश्वास कहते हैं, यह प्रक्रिया 5 सेकंड में पूरी होती है। कितने देर में, कितने देर में, 5 सेकंड में, जल्दी 5 सेकंड में पूरी होती है। सांस लेने में लगता है 3 सेकंड का टाइम, और सांस छोड़ने में लगता है बच्चों 2 सेकंड का टाइम। इसको देखो मेन मेन पॉइंट लग रहा है तो इसको तुम नोट भी करते जा सकते हो। वैसे फेयर सबके पास होगा तब उसमें अंडरलाइन हाईलाइट भी करते जा सकते हैं। ठीक है, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को निःश्वसन और निःश्वसन कहते हैं। सांस लेने में 3 सेकंड का टाइम लगता है, सांस छोड़ने में 2 सेकंड का टाइम लगता है, संपूर्ण प्रक्रिया में 5 सेकंड का टाइम लगता है। यहाँ तक किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर है तो बताइए। क्लियर है? हाँ कमेंट करके बताइए क्या दिक्कत है। चलिए अब जो श्वसन की क्रिया होती है ना, वो किन किन चीजों में होती है, तो मेरे बच्चे श्वसन की क्रिया जो है, श्वसन की क्रिया कौन कौन से जीव करते हैं, तो मेरे प्यारे भाई पहला पेड़ पौधे करते होंगे। हमने आपको बार बार कहा है जब बायो की बात होगी तो बॉटनी जोलॉजी दोनों आ जाएगी। पहला पेड़ पौधे भी करते होंगे और दूसरा जंतु भी करता होगा। हम कहिएगा बिल्कुल सर। ठीक है, हम अगर बात करें पहला कि पेड़ पौधे के श्वसन की, बात करें पेड़ पौधों में श्वसन की, तो मेरे प्यारे बच्चों पेड़ पौधों का जो श्वसन होता है ना, वह 2 चीजों के द्वारा होता है। एक उनके वात रंध्रों के द्वारा, जिसको एस्टोमाटा कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी में वैसे एस्टोमाटा कहा जाता है, अंग्रेजी लिख दे, इसे ही हम क्या कहते हैं, एस्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, वात रंध्रों या एस्टोमाटा के द्वारा होता है। और दूसरा इसमें श्वसन की प्रक्रिया बच्चों मूल रोमों के द्वारा होता है, मूल रोमों,
दूसरा किन के द्वारा होता है, तो आपको कहेगा सर जी मूल रोमों के द्वारा होता है। कैसे, देखिए इन चीजों को समझते हैं। मान करके चलिए मेरे प्यारे बच्चे, हमारे पास ना एक छोटा सा पौधा है, क्या है, देखो पौधा छोटा हो या बड़ा हो, अगर वह सजीव है, अगर वह हरा है तो सांस लेवे करेगा। क्लियर है। मानकर चलिए हमारे पास यह क्या है, तो यह एक पौधा है, जिस पौधे को हमने लगा दिया यहाँ पर। एक मिनट थोड़ा सा इसको, हाँ, और इस पौधे को हमने क्या किया, यहाँ लगा दिया, और इनका ये जड़ है, ये क्या है, इनका जड़ वाला भाग है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, आपके सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। यह जो भाग है इस पौधे का क्या है, तो यह भाग है इनका बच्चों जड़ वाला भाग है। क्लियर है। अब देखिए इस पौधे की अगर हम बात करें बच्चे, इस पौधे की अगर, हाँ इस पौधे में ना मानकर चलते एक पत्ता भी है, एक यहां से मानकर चलिए इस पौधे का क्या निकला हुआ है, पत्ता भी एक निकला हुआ है। क्लियर है। यह इसका पत्ता भी है, ठीक है। अब याद रखिएगा कि अगर हम बात करें इस पौधे की, हाँ ये पौधे का फूल है, यह पौधे का क्या है बच्चों, फूल है, फूल। फूल मांगो ना बहार मांगो, मैं तो सनम। ये जो फ्लावर है हमारे सामने में, पेड़ पौधे में जो होता है श्वसन का प्रक्रिया, दो चीजों की सहायता से, पहला वात रंध्र हो जिसको स्टोमाटा कहते हैं, और मेरे प्यारे बच्चों दूसरा मूल रोम। मूल रोम किसे कहते हैं उसको भी अभी समझते हैं। पहले वात रंध्र को समझिए। देखिए पेड़ पौधे जो होते हैं ना, इनके पत्तों में, इनका जो ये पत्ता है, इस पत्ते में छोटे 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 क्या होते हैं, बहुत सारे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, बहुत सारे इन पत्तों में क्या होते हैं, छिद्र होते हैं बच्चों। देखिए ये है पत्ता, हम आपके लिए पत्ता तोड़ने चले गए थे, ठीक है। ये हमारा एक पत्ता है, ठीक है। गौर से देखो इस पत्ता को, दिख रहा है कि नहीं दिखा, इस पत्ते में ना, ये पत्ता जो है ना, यही हमारा ये पत्ता है, ठीक है। इस पत्ते को देखो और इस पत्ते में तमाम इन जगहों पर आप देखिए छोटे 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 छिद्र होते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे 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 छिद्र हैं ना इन पत्ते के ऊपर में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा यानी वात रंध्र कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, रंध्र या वात रंध्र, चाहे स्टोमाटा कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो पेड़ पौधे जो होते हैं ना, इसी से होकर के सांस लेते हैं, इसी यही साफ करके जाली की तरह होता है, जाली की तरह पौधा के इस पत्ता में, और ये इसी के सहायता से क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। दूसरा हमने कहा आपको मूल रोम। देखिए पौधे के ना ये जड़ है, पौधे का ये कौन सा भाग है, तो आपको कहेगा सर जी जड़। अच्छा इसको हम आपको जूम करके दिखाएं अगर ना, कि इसमें कैसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। देखिए अगर हम इसको जूम करते हैं मेरे भाई, तो ये ऐसा हुआ पौधे का एक हिस्सा, ठीक है। इस पौधे के छोटे से हिस्से में आपको मिलेगा बहुत सारा छोटा 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 छिद्र। यह जो छोटा 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 सा बहुत सारा छिद्र मिल रहा है ना, इसी छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कहिएगा कि सर जी इसी छिद्र को हम लोग कहते हैं स्टोमाटा या वातरंध्र। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को हम कहते हैं स्टोमाटा, या चाहे इसी पत्ते का फोटो जूम करके आपको दिखाया गया है, और इसी को हम लोग कहते हैं स्टोमाटा या वातरंध्र। आशा करते हैं कि बातें क्लियरली समझ में आपको आ रही है। क्लियर है। जिन भी बच्चों को नोट करना है चलिए फटाफट नोट कर लिया। और देखिए हम आगे बढ़ते हैं, इसके जड़ की तरफ चलते हैं इस पौधे के, ठीक है। ये जो पौधों का जड़ है ना, इस हर एक जड़ में बच्चे मेरे, हर एक जड़ में छोटे छोटे रुआ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रुआ। और इसी रुआ को हम लोग मूल रोम कहते हैं। मूल का मतलब जड़ होता है, और रोम का मतलब वही रुआ होता है। हर एक पौधे के जड़ों में ना, ये जो जड़ का सूर सब जो निकला हुआ है ना, सूर उसको गाँव देहात में बोलते हैं, किताब में तो सूर नहीं बोलते हैं, इसको जड़ ही बोलते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो रुआ कहते हैं। ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं रुआ बाल की तरह, जैसे हमारे हाथ में नहीं होता रुआ सब, रोंगटा जिसको बोलते हो, रोंगटे खड़े हो गए, वही रोंगटा है ये। हाँ ये जो है मेरे भाई, यही क्या है, यही है रुआ। यही क्या है, ये रुआ है, ये हमारा क्या है, स्टोमाटा है। ये जो रुआ है ना छोटे छोटे, ये जैसे हाथ में बाल नहीं होता रुआ, इसी को हम लोग कहते हैं मूल रोम। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, अब कहेगा सर जी यही है हमारा मूल रोम, हमारा नहीं पौधे का, ठीक है। कोई दिक्कत। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, इसी के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। या तो मूल रोम के द्वारा लेंगे ऑक्सीजन को, या सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को, या इस स्टोमाटा के द्वारा ये क्या करते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं। यानी पौधे श्वसन की प्रक्रिया में CO2 को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, लेते हैं। तो हमें देते क्या है, तो इन चीजों से वो भोजन बनाने के बाद हमें क्या प्रदान करते हैं, तो हमें देते हैं ऑक्सीजन। क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। और यही जो प्रक्रिया है ना,
ये जो सारी की सारी प्रक्रिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके ऑक्सीजन देना, और ये पूरी की पूरी जो प्रक्रियाएं होती है इसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जब ये भोजन बनाते रहते हैं उसी टाइम में इनकी श्वसन की प्रक्रिया होती है। जब हाँ जल है ये है और इसको सनलाइट मिलेगा, तो सनलाइट की उपस्थिति में सारे के सारे बच्चे बताओ तो क्या होगा इसका रासायनिक समीकरण C6H12O6 प्लस O2, ऑक्सीजन गैस आपको दे दिया। क्लियर है? तो यही प्रक्रिया होती है, और ये रात में नहीं होती है, ये दिन में ही होती है। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधे के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड रात में मुक्त करता है और ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, दिन में ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। दो ऐसे भी पौधे हैं जो 24 घंटा आपको ऑक्सीजन देगा फ्री सेवा है, 24 आवर आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। पहला जो है बोआ पौधा वह है हमारा पीपल का, दूसरा हमारा है तुलसी का। ये जो दोनों पौधे हैं ना, ये दोनों आपको दिन हो या रात हो 24 घंटे क्या प्रदान करते हैं, तो केवल ऑक्सीजन देते हैं। ये भी आपको ऑक्सीजन देगा और ये भी आपको ऑक्सीजन देगा। कब देगा, तो 24 घंटे हमेशा क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। कोई दिक्कत? कहेगा जी नहीं सर बिल्कुल दिक्कत नहीं, अगर है तो पूछ लो, पूछने के लिए मना नहीं है। उम्मीद करते हैं कि बातें यहाँ तक क्लियरली समझ में आ रही है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, किसी को नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, अन्यथा हम मिटा करके आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक। बच्चों दूसरा जो हमारा पॉइंट था कि श्वसन किसमें अब होगा, अब जंतुओं में होगा। श्वसन किसमें होगा, जंतुओं का श्वसन। जानते हैं कि आखिर जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक है। तो देखिए श्वसन जो है ना, यह जो जंतु में होता है, ठीक है, तो जंतु भी दो तरह के होते हैं, हमने आपको पहले भी बताया है, फिर से बताएंगे नहीं याद है तो। एक हम कहते हैं एक कोशिकीय, जिसका शरीर केवल एक ही कोशिका का बना हो, एक कोशिकीय कहते हैं। और दूसरा को हम लोग कहते हैं बहुकोशिकीय। निम्न श्रेणी के जंतु जो होते हैं, उच्च श्रेणी के जंतु जो होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों बहुकोशिकीय कहते हैं। कोई दिक्कत? आपके का सर बिल्कुल दिक्कत नहीं, क्लियर है चीज है। अब हम बात अगर करें मेरे प्यारे भाई एक कोशिकीय जंतु की, बात अगर हम किसकी करते हैं, एक कोशिकीय जंतु की अगर हम बात करते हैं, तो इस एक कोशिकीय जंतु में आएगा अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि कर दीजिए। क्लियर है? इनका जो श्वसन, अमीबा का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। कैसा भी टेस्ट बना दो वो अमीबी बन जाएगा। क्लियर है? क्योंकि इसका निश्चित आकृति नहीं होता है, निश्चित आकार का यह नहीं होता है, ठीक है। और पैरामीशियम का डायग्राम कुछ बच्चों इस तरह का होता है, इसके ऊपर में ऐसे 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 रुएं पाए जाते हैं, ठीक है। इसका भी आप चाहे तो देख सकते हैं, बुक में वैसे सबका डायग्राम बढ़िया तरीके से दिया गया है। क्लियर है? तो देखिए अमीबा और पैरामीशियम यानी एक कोशिकीय जंतुओं का ना कैसे होता है श्वसन की प्रक्रिया। तो मेरे प्यारे बच्चों इनका श्वसन का प्रक्रिया कोशिका झिल्ली के थ्रू, कोशिका झिल्ली के थ्रू ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी जिसको श्वसन गैस कहते हैं, उसका आदान प्रदान कोशिका झिल्ली के थ्रू होता है, जिसे हम लोग विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरण। यानी इनका जो श्वसन का प्रक्रिया होता है ना, यह विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा, विसरण। आपसे कोई पूछे विसरण किसे कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान होता है ना, गैसों का आदान प्रदान जो होता है ना, वही विसरण कहलाता है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं जंतु में, बहुकोशिकीय जंतुओं में कैसे श्वसन की प्रक्रियाएं होती है। श्वसन की जो क्रिया है ना वह बहुकोशिकीय जंतुओं में किस तरह से होता है, इस पर चर्चा करते हैं। तो क्या बहुकोशिकीय जंतु में केवल आदमी होगा, होगा नहीं सर, जानवर भी होगा, कुत्ता बिलाई हर चीज होगा, ठीक है। तो देखिए बहुकोशिकीय जंतु में ना इसी जंतु के अलग अलग भागों के कारण, अलग अलग वर्गीकरण के कारण, ठीक है, अलग अलग तरह के श्वसन अंग पाए जाते हैं। जंतुओं में क्या होते हैं, अलग अलग तरह के श्वसन अंग पाए जाते हैं। तो यानी अगर हम बात करें बहुकोशिकीय जंतु की, किसकी, बहुकोशिकीय जंतु की अगर हम बात करें, हम अगर बात करें बच्चों बहु कोशिकीय जंतु की, आखिर बहुकोशिकीय जंतु में श्वसन की क्रिया होती कैसे है। क्लियर? बहुकोशिकीय जंतु में ना श्वसन की क्रिया कैसे होती है। तो देखिए इसमें अलग अलग श्वसन अंग होते हैं। बहुकोशिकीय जंतु में मेरे बच्चे अलग अलग क्या होते हैं, तो कहिएगा सर अलग थलग श्वसन अंग होते हैं, समझे। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे श्वास नली के बारे में। सबसे पहला क्या पढ़ेंगे बच्चों, श्वास नली के बारे में। एक श्वसन अंग होता है श्वास नली, हम इसी को यार ट्रैकिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैकिया भी कहते हैं। परीक्षा में ट्रैकिया भी आपसे पूछेगा तो आप लिखिएगा, घबराइएगा नहीं, ट्रैकिया, ठीक है।
श्वास नली या इसी को क्या कहते हैं, ट्रैकिया। दूसरा जो होता है बच्चे वो हमारा होता है गिल्स, दूसरा हमारा क्या होगा तो गिल्स होगा। और तीसरा जो हमारा आता है ना वह क्या होता है तो वो होता है फेफड़ा, ठीक है। पहला होगा श्वास नली या ट्रैकिया, दूसरा हमारा होगा गिल्स और तीसरा हमारा होगा फेफड़ा, ठीक है। सबसे पहला हम जानते हैं श्वास नली के बारे में कि आखिर श्वास नली के द्वारा किन जीवों का श्वसन होता है। श्वास नली या ट्रैकिया के द्वारा किन जीवों का श्वसन होता है तो मेरे भाई अच्छा गिल्स को, हाँ गिल्स को गलफारा भी कहते हैं, गिल्स को ही क्या कहा जाता है, गलफारा, ठीक है। तो देखिए श्वास नली या ट्रैकिया जो है ना इसके द्वारा होता है कीड़े मकोड़ों में श्वसन की प्रक्रिया। कीड़े मकोड़े जितने भी होते हैं ना उसमें तिलचट्टा जैसे हो गया, अन्य जितने सारे भी कीट पतंग है ना उन सभी चीजों में किसका होता है, इन सभी चीजों में किसका होता है, श्वास नली का प्रयोग होता है। इनका जो श्वसन अंग होता है वह क्या होता है, तो वह श्वसन अंग है श्वास नली या ट्रैकिया जिसको बोलते हैं, ट्रैकिया ट्रैकिया ट्रैकिया, ठीक है। श्वास नली यानी कि ट्रैकिया के द्वारा इसके अंदर में क्या होता है, श्वसन की प्रक्रियाएं होती है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा बच्चों गिल्स की, आखिर गिल्स के द्वारा किसके अंदर श्वसन की प्रक्रिया होती है, गलफरा के द्वारा। देखिए जो जलीय जीव होते हैं उसमें गलफरा या गिल्स के द्वारा होता है। जैसे हम मछली की बात करते हैं बच्चों, हम बात किसकी करेंगे, मछली की करेंगे, ठीक है। मछली आप लोग देखे होइएगा, वैसे तो मछली का डायग्राम हमें उतना बेहतर बनाने नहीं आता है, लेकिन प्रयास आपके लिए हम जरूर करेंगे। गलती बनेगा या सही बनेगा वो तो बाद की बात है, ठीक है। ठीक है बच्चों, ऐसा ही होता है क्या, हाँ इसके ऊपर में एक ये इस टाइप का रहता है, इधर से भी एक ऐसा रहता है, ठीक है। एक अच्छे डायग्राम को ना खराब हो गई डालने पर, ठीक है। दोनों तरफ ऐसे रहते हैं, लगे रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसका मुंह होता है, यह क्या है इसका, या इसका आंख है, हाँ आंख बीच में नहीं, यहाँ आंख नहीं रहता, आंख थोड़ा ऊपर ही रहता है, ठीक है। यह इसका यह क्या है, तो ये है इसका आंख, ठीक है। क्लियर है, कहिएगा जी सर क्लियर है। और यहाँ पर जो मुंह रहता है ना उसी को वहीं पर गलफरा ऐसे बना रहता है, ठीक है। उसी के द्वारा ये क्या करता है, श्वसन की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। मतलब यहाँ जो है ना इस तरह से कुछ रहता है, इस तरह से रहता है, ठीक है। यही है गलफरा, यही जो ऊपर नीचे जो है ना ये वाला, इसी को क्या कहते हैं हम बच्चों, गलफरा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, गलफरा कहते हैं। इसमें गिल, इसी को गिल्स कहते हैं, ठीक है। वो जो पट्टी टाइप का रहता है उसको गिल्स पट्टी काए कहते हैं, ठीक है। तो मछली तो सारे के सारे बच्चे देखे हैं, तो मछली किसके द्वारा सांस लेती है, गिल्स के द्वारा सांस लेती है। मछली ही नहीं, जल में जो भी जीव रहते हैं वो सारे के सारे लगभग किसके द्वारा सांस लेंगे, गिल्स के द्वारा ही सांस लेंगे। क्लियर है। चलिए अगला जो हमारा पॉइंट आता है फेफड़ा, कि सर जी आखिर फेफड़ा के द्वारा सांस कौन लेता है, तो हम मनुष्य जो आते हैं, उच्च श्रेणी के जंतु, गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, लड़का लड़की दोनों आता है वो उसी में, ठीक है। चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, वो किसके द्वारा सांस लेते हैं, तो फेफड़ों के द्वारा ही सांस लेने के कार्य करते हैं। किसके द्वारा, फेफड़ा के द्वारा ही सांस लेने का कार्य करते हैं। क्लियर है। और हम लोग जो सांस लेते हैं वो वायवीय श्वसन के अंतर्गत आता है। किसमें, तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर ये एक बात हमें बताइए कि आपने कहा फेफड़ा के द्वारा सांस लेते हैं, लेकिन हम सांस लेते हैं किसके द्वारा, इधर नाक के द्वारा लेते हैं। तो नाक हमारा श्वसन अंग नहीं, नाक एक अंग है, माध्यम है, जिसके सहायता से ये एक रास्ता है जिस रास्ते से होकर के ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, जाता है, हवा हमारे शरीर के अंदर जाता है। लेकिन श्वसन करने का काम किसका है, तो हमारे शरीर के अंदर मौजूद जो फेफड़ा है ना उस फेफड़ा का है उसका कार्य, ठीक है। श्वसन का कार्य संपादित कौन करता है, तो फेफड़ा। तो आपसे कोई पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन मानव श्वसन अंग है, फेफड़ा, नाक, गलफरा, ट्रैकिया, तो क्या कहिएगा, गलफरा नहीं कहिएगा, नाक भी नहीं कहिएगा, नाक श्वसन अंग तो ये क्या कहिएगा, फेफड़ा कहिएगा। वेरी गुड, क्या कहिएगा, फेफड़ा कहिएगा। चलिए क्लियर है यहाँ तक, आप कहिएगा जी सर बिल्कुल क्लियर है। नहीं क्लियर है तो पूछिए, अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत लग रहा है तो आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, उसकी जवाब आपको दिया जाएगा, पूछ सकते हैं। और हाँ बच्चों, जब श्वसन की क्रियाएं होती है ना तो एटीपी का
जो है ना ऊर्जा की उपस्थिति में एटीपी का विखंडन होता है। एटीपी का आप फुल फॉर्म याद रखिएगा। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन। एटीपी का मतलब होगा एडिनो, एक मिनट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। और एडीपी का बच्चों, एडीपी का होगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट। इसमें एटीपी के 3 अणु टूटते हैं, ठीक है, इसलिए इसको ट्राई कहते हैं। एडीपी में 2 अणु का विखंडन होता है, इसलिए इसको डाई कहते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक चीजें? उम्मीद करते हैं कि क्लियर होनी भी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है? अगर कोई दिक्कत आपको लग रही है तो बताइए, नहीं लग रही है तो थोड़ा सा आगे बढ़ के एक चीज बताओ। क्या सांस जब हम लेते हैं ना तो डायरेक्टली ऑक्सीजन हमारे अंदर चला जाता है? तो ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे धूल कण भी होते हैं। तो क्या धूल कण भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है? नहीं। धूल कण नाक में तो प्रवेश करता है लेकिन वो शरीर के अंदर नहीं जाता है। इस नाक गुहा से वो अंदर तो घुसा लेकिन शरीर के अंदर नहीं गया, तो फिर गया कहाँ? तो देखिए नाक जो हमारे होते हैं ना बच्चों, इसको मिटाएं क्या? देखिए बच्चों, यह जो है ना धूल कण, यह नाक से अंदर तो जाता है ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ये खाली ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, ये वायु जा रहा है। ये क्या जा रहा है हमारे नाक के अंदर? वायु जा रहा है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हर एक प्रकार की गैस मौजूद है, ठीक है। यह जब अंदर प्रवेश किया ना, जब यह अंदर गया वायु, ठीक है, तो इसके साथ बहुत सारे धूल कण भी होते हैं। तो धूल कण क्या होता है? हमारे नाक में छोटे 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 रुआ पाए जाते हैं, केस पाया जाता है, ठीक है। अब ऐसा देखिए होइएगा, हर एक व्यक्ति के नाक में छोटे छोटे क्या होता है? केस होता है, रुआ होता है, ठीक है। वह रुआ, वह केस जो है ना, जब अंदर जाने लगता है ना तो ये केस उस धूल कण को रोक लेता है और साफ करके ऑक्सीजन मतलब हवा को शरीर के अंदर क्या करता है? भेजता है, या शरीर की ईंधन निकालने का वो काम करता है, ठीक है। दोनों में से जो भी जिसका काम हो, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे रुए होते हैं ना, नाक में केस बने होते हैं, हर एक व्यक्ति के नाक में देखना यहाँ पर छोटे 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 रुआ रहता है, वो रोकने का काम करता है, ठीक है। और वह जो होता है ना अंदर वाला भाग, वो काफी चिपचिपा भाग होता है, और वो चिपचिप ये अंदर का नाक के अंदर यहाँ से यहाँ तक का जो स्पेस होगा ना, वो काफी चिपचिपा भाग होगा। तो जब वहां पर उंगली लगाओगे ना तो देखो चिपचिपा टाइप का लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, वो जो जितने सारे धूल कण हमारे नाक के अंदर गए हैं ना, तो नाक के अंदर जाकर के उस धूल कण उस चिपचिपी भाग में चिपक जाते हैं, ठीक है। और उस चिपक जब जाते हैं तो वही बनता क्या है? क्या बनता है? वही, उसी को हम लोग म्यूकस कहते हैं। हिंदी में कहते तो नकटी निकाले हैं, ठीक है, क्लियर है। उसको नकटी नहीं, म्यूकस कहते हैं, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आज की क्लास आपको यहाँ तक समझ में आई है और बेहतरीन तरीकों से समझ में आई है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका, सॉरी टॉपिक आपका रह गया है, जो टॉपिक है आपका मानव का श्वसन अंग। यानी अगले चैप्टर सॉरी अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे मानव श्वसन तंत्र के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे कभी भी कोई पूछे कि बताइए श्वसन किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा, क्या कहिएगा? कहिएगा कि बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर ऊर्जा निर्माण में उनका उपयोग करना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना श्वसन कहलाता है, क्लियर है। यह 2 चरणों में होता है, एक वायवीय और दूसरा अवायवीय। वायवीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन करता है, एटीपी का विखंडन करता है, और ये अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, क्लियर है। सांस लेने की क्रिया को निःश्वसन, छोड़ने की क्रिया को निःश्वसन, दोनों प्रक्रिया के सम्मिलित रूप को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। उसके अलावा सांस लेने में 3 सेकंड, छोड़ने में 2 सेकंड, क्लियर है। उसके अलावा हमने पढ़ा श्वसन अंगों के बारे में। पेड़ पौधे सांस लेते हैं किसके द्वारा? तो आप कहिएगा सर पेड़ पौधे जो सांस लेते हैं ना, वो लेते हैं वात रंध्रों और मतलब जिसको एस्टोमाटा भी कहते हैं और मूल रोमों के द्वारा। मनुष्य सांस लेता है किसके द्वारा? तो फेफड़े के द्वारा। कीड़े मकोड़े सांस लेते हैं किसके द्वारा? तो उनका श्वसन अंग क्या होगा? ट्रैकिया या श्वास नली होगा। मछली सांस लेता है किसके द्वारा? तो कहिए सर वो सांस लेता है गिल्स या गलफरा के द्वारा, क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक हर एक बातें आपको समझ में आई होगी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगर किसी प्रकार की नाक में ये चिपका है म्यूकस, क्लियर है, तो हर एक चीज क्लियर है। कल की क्लास में हम जानेंगे कि श्वसन तंत्र के बारे में। देखिए वैसे तो आज हम आपको बता दें कि श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले जितने सारे अंग हैं, उस समस्त अंगों के सम्मिलित रूप को ही बच्चों हम क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। जैसे नासिका छिद्र हो गया, ये वाला नाक वाला छिद्र, नासिका छिद्र, लैरिंक्स हो गया जहां से वायु अंदर प्रवेश करता है, ठीक है, फेफड़ा हो गया, ये सारे के सारे जो है ना, ट्रैकिया हो गया, ये सारे के सारे
क्या कहलाते हैं, श्वसन तंत्र के ही स्वरूप कहलाते हैं। लेकिन कल की क्लास में इसको और बेहतर तरीके से आपको अगली क्लास में, जब बायो की अगली क्लास होगी ना, उस क्लास में बच्चों और बेहतरीन तरीकों से इसको समझेंगे। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे अभी तक लक्ष्य 450 का बैच नहीं खरीदे हैं, हम उन बच्चों से अनुरोध करते हैं, इसलिए अनुरोध करते हैं क्योंकि उसमें फायदा आप ही का है, और आपके फायदा के लिए हमें अनुरोध रिक्वेस्ट करना पड़े तो इसमें दिक्कत क्या है। तो जो भी बच्चे बैच नहीं खरीदो, ऐप पर जाकर के बैच खरीदो, क्योंकि आप मिस कर सकते हैं डेली का डीपीपी, आप मिस कर सकते हैं डेली का टेस्ट। और जो बच्चे खरीदे हैं वो रेगुलर कृपया करके टेस्ट दीजिए। और उन बच्चों के लिए लक्ष्य 450 का एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया है। उस ग्रुप में आपको बच्चे कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसको बना करके आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड करना रहता है। तो आप सारे के सारे बच्चे एक्टिव रहिए। अगला 2 महीना से 2.5 महीना आप हमको दीजिए, हम अगले 2 महीना से 2.5 महीना के अंदर में आपको बेहतरीन रिजल्ट ला करके देंगे। ये मेरा दावा है आपसे और वादा भी है। चलिए बच्चों, तो इसी विश्वास और उम्मीद के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल अपने निर्धारित समय से अगली क्लास में।